हाय। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एस टी एल के बारे में। अगर मैं कुछ भी पढ़ाने से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जब मैंने अपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू की थी तो शुरुआत में मैं बिगनर्स और इजी लेवल के क्वेश्चंस बना लिया करता था। पर जब भी मैं मीडियम लेवल के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाता था और जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बनते थे उनके जब भी मैं सॉल्यूशंस देखता था, दूसरों के सॉल्यूशंस या फिर उसके एडिटोरियल, तो उन सब में मुझे हमेशा एक बात कॉमन लगती थी कि हर वो डेटा स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ने वाला था, जैसे स्टैक या क्यू, उन सब को वो लिखते थे और एंगुलर ब्रैकेट में डेटा टाइप मेंशन करते थे। तो मैं थोड़ा सा डर सा गया था कि मैं ये सोच रहा था कि शायद मैंने सी प्लस प्लस अच्छे से नहीं पढ़ी। पर जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश किया तब मुझे पता चला कि ये सारे एस टी एल है। एस टी एल के बारे में अगर पूरा एस टी एल पढ़ने के बाद अगर एस टी एल को बताना चाहूँ एक बारी में, तो एस टी एल कुछ ऐसा है ना यार, जैसे आप अगर आप बिगिनर और इजी लेवल के क्वेश्चंस बना लेते हो ना, तो आप क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से ही हमेशा सोचते होगे ज़रूर। पहला, उसमें एरे लगाने के बारे में, एरे लगाऊँ उस क्वेश्चन में, या फिर उस क्वेश्चन में फंक्शन लगाने के कुछ करने की कोशिश करूँ, या फिर फंक्शन के अलावा स्विच केसेस या इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। मतलब आपका जो वे ऑफ थॉट है उस क्वेश्चन को लेकर के, उस प्रॉब्लम को लेकर के, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता होगा। या तो मैं सोचूंगा उस क्वेश्चन को एरो को लगाने को, फंक्शन को लगाने को, स्विच केस, इफ एल्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी है। आपका सोचने का ढंग, आपका एक प्रॉब्लम को सोचने का जो एरिया होगा वो इतना ही होगा। पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप एक बार पूरा स्टाइल अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका वैरायटी ऑफ थॉट एक क्वेश्चन को रोक करके, एक प्रॉब्लम को लेकर के, वो डायरेक्शन जो प्रॉब्लम को एक है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन को एरे, फंक्शन या स्विच, इफ एल्स यही सब के बारे में अगर सोचते हो ना, तो आप उस क्वेश्चन को एक बारी ज़रूर स्टैक को लेकर के सोचोगे कि क्या इस क्वेश्चन में स्टैक लग सकता है क्या, या फिर सोचोगे क्या इसमें क्यू लग सकता है क्या इस क्वेश्चन में हीप लग जाएगा यार, नहीं यार इस क्वेश्चन में हो सकता है, लगता है सेट लगे या फिर मैप लगे। आप आपका जो वे ऑफ थॉट है, डायरेक्शन ऑफ थॉट, वो बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी सीपी जो करता हो उस बंदे के लिए। या फिर और मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा स्टिल के बारे में कि यार कि मान के चलो, आपको पता है कि एक किसी भी एक प्रॉब्लम में स्टैक लगने वाली है। आपको पता है कि स्टैक इस क्वेश्चन में तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको जो है उस स्टैक को अलग से इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस के डेवलपर ने पहले से ही स्टैक को बना के रखा हुआ है। आपको बस स्टैक को इंपोर्ट कराना है और उसके अंदर जो भी फंक्शन है, पुश हो गया, पॉप हो गया, टॉप, इम्पिटी, साइज, जो भी है, आपको बस वो जो है यूज़ करना है। आपको अलग से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करूँ, कि मैं अलग से इम्प्लीमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। वो पहले से ही बनी हुई है, आपको बस उस इम्प्लीमेंटेड स्टैक को यूज़ करना है। कोड को लिखने में टाइम कम लगता है, हमारे थॉट बढ़ जाते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते इन सब में, आपका वे ऑफ अप्रोच एक क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी बदल जाता है। स्टिल की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा टेम्पलेट के बारे में, कि टेम्पलेट क्लास होती क्या है। टेम्पलेट जो होता है यार, जनरलाइज का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान के चलो आपको एक प्रोग्राम लिखना है स्वैप का, और स्वैप का प्रोग्राम लिखना है बाय यूजिंग फंक्शन। तो जब आप कॉल बाय रेफरेंस, जब आप बिगनर्स होकर के पढ़ रहे होगे ना यार, तो आपको एक प्रोग्राम बनाया गया होगा स्वैप करवाने वाला। तो उसमें आपको एक पॉइंटर पास करना होता है और वो एड्रेस को लेकर के रेफरेंस से, और वो आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। अगर मान के चलो आपको नहीं पता कि जो इनपुट डेटा होगा ना, वो इंट होगा या फ्लोट होगा या कैर, मतलब किसी भी टाइप का डेटा टाइप इनपुट हो सकता है, ये आपको नहीं मालूम कि वो कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, एक्सप्लिसिटली हर एक डेटा टाइप के लिए उस फंक्शन, स्वैप फंक्शन को लिखोगे और उन सब में अलग अलग डेटा टाइप मेंशन करके बना दोगे सेम नाम के साथ। ये पॉलीमॉर्फिज्म में था, आपने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अगर उप्स में पढ़ा है तो ये आसानी से बना दोगे इस तरह।
मैंने मेन फंक्शन में इंट टाइप का वैल्यू लिया है, फ्लोट और कैर, और मैं यूज़र से इनपुट ले लेंगे, कैर फ्लोट डबल कोई भी टाइप का, और एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है बिफोर स्वैपिंग, और इंट वैल्यू ऐसे हो जाएगी, फ्लोट कैर ऐसे। और कंपाइलर ये डिसाइड कर लेगा इनपुट डेटा को देख करके कि किसे रन करना है इन तीनों फंक्शन में। एग्जैक्टली आपने ये ज़रूर ऐसे कुछ सोचा होगा, है ना। तो बस इनमें से कोई भी एक फंक्शन जो है एक बारी में चलेगा। पर यार ये वाला जो कोड है काफ़ी लेंदी लग रहा है। अगर इन तीनों फंक्शन को अगर एक साथ लिख दें और टेम्पलेट का यूज़ करें तो कुछ ऐसा बनता है ना यार। तो जैसे ये वाले सारे फंक्शन है, फ्लोट के लिए, इंट के लिए, कैर के लिए, तो इन सबको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप देखो यहाँ पे वर्ड है, स्वैप, मतलब ये वर्ड स्वैप रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, फंक्शन का रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम तीनों ही, ये दोनों तो सेम है। तो हमने यहाँ पे वॉइड और स्वैप ये लिख दिया अलग से एक जगह पर, और यहाँ पर डेटा टाइप्स बदल रहे हैं, फ्लोट है यहाँ पे इंट है, यहाँ पे कैर है। तो मैंने इन सारे डेटा टाइप्स को किसी एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया जिसका नाम मैंने BT रखा, और यहाँ पे तो कोई भी एक वैल्यू आ सकती है, तो मैंने यहाँ पे N1 N2 रख दिया। ठीक है, बस ये बन गई आपकी क्लास। आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे डेटा टाइप है ये इसके अंदर भी सेम ही है, टेम्परेरी टाइप का वेरिएबल के लिए। तो मैंने अंदर में जो डेटा टाइप यहाँ पे रखा था और एक वहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा, और बस इस फंक्शन के आगे टेम्पलेट क्लास और वही डेटा टाइप जिसे आपने सारे डेटा टाइप्स, एक वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल जिसने आपने सारे डेटा टाइप को सब्स्टिट्यूट किया, वो यहाँ पे लिखना है। बस आपकी बन गई टेम्पलेट क्लास। अब आपको मेन फंक्शन में केवल स्वैप फंक्शन को कॉल करना है और अपना कोई भी डेटा इनपुट करना है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा। आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ये जो वेरिएबल DT है ये अपने आप को सेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप, और ये आपका कोड चल जाएगा। ये तो छोटा सा था, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि टेम्पलेट करना यूज़ उतना कुछ खास नहीं है यूज़ करना, पर लेकिन नहीं, टेम्पलेट यूज़ करना बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब इमेजिन करो एक आपको एक कोड लिखना है कैलकुलेटर क्लास का, आपको एक क्लास बनानी है कैलकुलेटर, और उसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। वो नंबर कोई भी इंट भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, या डबल, या कोई भी हो सकता है ना। और आपको नहीं मालूम कि वो इनपुट क्या होगा, तो आप फिर से टेम्पलेट यूज़ करोगे। उसमें 2 नंबर इनपुट हो गए, तो आपको इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इनपुट डेटा जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, तो अलग से आप एक एक करके बनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वैप बनाया, और तो सोचो कि कैलकुलेटर क्लास कितनी बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे टेम्पलेट क्लास मैजिक की तरह काम करता है। बस आपको जहाँ जहाँ पे सोच रहे थे कि जहाँ पे रिटर्न टाइप फ्लोट होगा, डबल होगा, या इंट होगा, वहाँ पे आपको उन सब की जगह पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे हमने स्वैप में किया था। DT यहाँ पे मैंने कर दिया, वही एडिशन फंक्शन का नाम, जो इनपुट डेटा आने वाला था एडिशन के लिए, उनको भी मैंने DT से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये DT की जगह पे इंट, कैर, फ्लोट वो कंपाइलर अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, और ये सिंपल जो अंदर फंक्शन के अंदर का जो काम है वो एज़ यूजुअल जो आप नॉर्मली करोगे। तो बस ये हो गई। अगर मान के चलो अगर आप टेम्पलेट का यूज़ नहीं करते तो यही सेम फंक्शन इतने सारे इंट के लिए लिखते, फिर इतने सारे फ्लोट के लिए लिखते, इतने सारे डबल के लिए लिखते, तो सोचो कि आपका कोड कितना लंबा और लेंथी हो जाता। और गलती से भी अगर कहीं गलती हुई होती तो आपको हर जगह जा जाकर सही करना पड़ता इन केस अगर गलती हो जाती। पर लेकिन टेम्पलेट का यूज़ करके ना यार ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल और ईजी टू रीड हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, क्लास कैलकुलेटर लिखा ना, उसके ऊपर सिंपली टेम्पलेट क्लास और DT लिखा। ठीक उसी तरह जैसे स्वैप फंक्शन के आगे में लिखा था टेम्पलेट क्लास और DT। यहाँ पे वो वेरिएबल है जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पर किसी भी डेटा टाइप से जो सब्स्टिट्यूट करोगे ना वेरिएबल, वो यहाँ पर लिखना। ठीक इसी तरह हमने क्लास टेम्पलेट में भी वैसे ही किया। ये फंक्शन टेम्पलेट था जो मैंने पहले लिखा। बस ये मैंने यहाँ पे समझाया कि जो हर वो जो डेटा टाइप अलग अलग हो रहा है उसको आप किसी एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करोगे, और वो सिंपली वहाँ से वो कोड अपने आप ही कंपाइलर वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, और आपका कोड रन हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद मैं STL का शुरुआत कर सकता हूँ। STL जो होता है
स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये टेम्पलेट लाइब्रेरी है। टेम्पलेट मैंने आपको बता ही दिया। ये C++ के डेवलपर्स ने बहुत अच्छा एक टेम्पलेट की मदद से एक लाइब्रेरी में बना रखा है STL, जिसमें कई सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आपको बस उन सब को यूज़ करना है। और STL को इन्होंने 3 भाग में बांटा है: कंटेनर्स, एल्गोरिदम्स एंड आइट्रेटर्स। कंटेनर्स जो डेटा कंटेन करता है, एल्गोरिदम जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं, जो भी आप जानते हो, वो सारे एक कंटेनर्स में हैं। और उन पे जो भी परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं, वो फंक्शंस हैं, वो सारे एल्गोरिदम में रखे हुए हैं। और इन दोनों को जोड़ने का काम आइट्रेटर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का बेसिक मतलब क्या है ना यार। तो कंटेनर्स, एक्चुअली में हमें कंटेनर्स ही पढ़ना है, क्योंकि कंटेनर्स ही मेन है। तो कंटेनर्स में पहले आता है सिक्वेंशियल कंटेनर्स, जिसमें आपकी एरे, सिंपल एरे जो आप जानते हो, स्टैटिक कंटिन्यूस एरे जो आप जानते हो वही है। वेक्टर डायनामिक एरे होता है यार, DQ डबल एंडेड क्यू, फॉरवर्ड लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट को ही हम फॉरवर्ड लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट जो होता है वो डबली लिंक लिस्ट होता है। ये आपने देखा होगा यार ज़रूर, ये डेटा स्ट्रक्चर में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। ये सारे जो कंटेनर्स है ये ऑलरेडी कंटेनर क्लास में बने हुए हैं। आपको बस सिंपली इन सब क्लास को इंपोर्ट करना है अपने अपने कोड में, और इनका डायरेक्ट यूज़ करना है। आपको इनको अलग से कोड करने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लगे यूज़ किया, ये सिंपली यूज़ कर सकते हो। एसोसिएटिव कंटेनर्स में यार आपके मैप, सेट, मल्टी मैप, मल्टी सेट आते हैं। जब मैं आपको एसोसिएटिव कंटेनर्स बताऊंगा ना, तो आपको मैप, सेट, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा ज़रूर। इसमें फिर आपके कंटेनर एडेप्टर्स आते हैं, जिसमें आप स्टैक के बारे में ज़रूर सुना होगा यार, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे क्यू है, क्यू जो फर्स्ट इन लास्ट इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रायोरिटी क्यू, जिसको हम हीप भी बोलते हैं, इसमें प्रायोरिटी सेट होती है यार। हीप 2 प्रकार के होते हैं, मैक्स हीप, मिनट। आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा को, उसकी क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इसका जाती है अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। जो आपने यहाँ पे एसोसिएटिव कंटेनर्स पढ़े थे ना, सेट, मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, ये सारे अनऑर्डर्ड है। ये जितने भी ये सारे अरेंज्ड ऑर्डर में होते हैं, और ये सारे अनअरेंज्ड में होते हैं। ये नाम में लिखा है यार अनऑर्डर्ड इसके, है ना। तो आप समझ में आ जाएगा आपको ये सब क्या है। बहुत आसान है। थैंक्स।